साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी बात चैनल पर। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, आपके बहुत से कमेंट्स भी आए। मैंने कल आपको वीडियो उपलब्ध कराया था कि आप अपने जो 30 में से कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट करना, और क्या आपके सवाल हैं संस्कृत तैयारी से संबंधित वो कमेंट करना। दोस्तों, वर्तमान समय में जिसके संस्कृत रही है या नहीं रही है, जिसके संस्कृत 11वीं 12वीं में ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं रही है, उनके वर्तमान में भी जब टेस्ट देते हैं और देते हैं तो नंबर बन रहे 15 से 20, 20, 22, 17, 18 यही नंबर बन रहे हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों अभी क्या हो कि सुधार हो सके, क्योंकि दोस्तों 25 से यदि कम बन रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए नंबर कम है। हमारे एवरेज जो भाषा में है वो हमारे होना चाहिए लगभग 25, क्योंकि भाषा में हम सुधार सकते हैं, अभी समय है और हम आराम से सुधार भी सकते हैं। हम एक एक टॉपिक को, मैंने पूरी संस्कृत व्याकरण करा दी है। आज के बाद हम आप चाहें तो एक एक टॉपिक को जो हमारे कमज़ोर है, जो आपके एकदम कमज़ोर है, उसको वापस स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। तो वो आगे की बात है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी क्या हो। बहुत से आपके कमेंट आए, उन कमेंट्स को भी लेंगे, आपके जो नंबर बन रहे हैं उनको भी लेंगे, कितनों के क्या बन रहे हैं तो वो भी पूरी बात करेंगे। क्या तैयारी हो, क्या रणनीति हो, 25 तक हम 25 प्लस हो सकें, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। और दोस्तों मेरी संस्कृत व्याकरण वीडियो से आपका जो रिव्यू मिले, पीछे की वीडियो मैंने यह भी बताया था कि आपको मेरे संस्कृत व्याकरण वीडियो कैसे मिले। आपके रिव्यू जो आए हैं वो भी बहुत शानदार हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे संस्कृत वीडियो से आपको भी कुछ बेनिफिट हुआ है, और आपने जो मेरे को सपोर्ट किया है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। दोस्तों बात करेंगे, उससे पहले पूरी बात आराम से करेंगे। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एकदम टॉपिक हर सब्जेक्ट की। अभी हम बात करें संस्कृत की, इसी प्रकार हम बात करेंगे अगले वीडियो में हिंदी की, इसी प्रकार हम बात करेंगे एसएस की, इसी प्रकार बात करेंगे मनोविज्ञान की। तो एक बार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे सभी सूचनाएं आपके पास क्रम से समय पर पहुंचती रहे। बात करेंगे सबसे पहले कि दोस्तों मैंने एक पोल किया था वोट के लिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज कहीं पे दे रहे हैं, मॉडल पेपर मिला रहे हैं, तो आप कितने नंबर बन रहे हैं। तो 15 से कम, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से ऊपर। तो दोस्तों बात करें इस पोल के आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है, तो मुख्य निष्कर्ष निकल के आता है, सेंटर जो रहता है वो क्या रहता है 20। 17 से 18 से लेकर 22 तक यही नंबर सबसे ज़्यादा 70% तक मानकर चलिए आप। 70% बंदे हैं जिनके कितने बन रहे हैं 17, 18 से लेकर 20, 22 तक बन रहे हैं। आंकड़ा सबसे ज़्यादा यही है, 15 से 20% वाला ज़्यादा है, और 20 से 25% वाला भी ठीक ठाक है। लेकिन मुख्य बात कहाँ पे अटक जाती है, 18 से लेकर 22 नंबर तक सबके नंबर बन रहे हैं। ज़्यादा कहाँ पे हैं 17, 18, 20 तक सबसे ज़्यादा वोटिंग है। ये बात होगी अलग, इसको छोड़िए। बात करेंगे अब आपके जो कमेंट्स आए हैं उसके आधार पर क्या तैयारी हो हमारी, क्या रणनीति हो, एक एक टॉपिक को किस प्रकार से सुधारे। तो सबसे मोटी कमेंट आपके अंत में ले लूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपको करना क्या, सबसे पहले आपके पास जो भी गाइड है, जो भी आपके पास किताब है, या आपके पास प्रिंटेड सिलेबस है, प्रिंट किया हुआ सिलेबस है, उसको उठाइए। सिलेबस उठाने के बाद एक एक टॉपिक पर नज़र घुमाइए, एक एक टॉपिक कि हाँ ये मेरे एकदम क्लियर है। आपने जहाँ तक मॉडल पेपर सही किया है, मॉडल पेपर मिलाई है, टेस्ट सीरीज दी है, कि इस टॉपिक से मेरे आज तक एक भी सवाल है गलत नहीं हुआ है। पहले तो उस टॉपिक को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे टॉपिक जिससे बार बार गलत हो रहे हैं, बीच के जो टॉपिक हैं जिससे कभी गलत हो जाता है कभी नहीं होता है, तो ऐसे टॉपिक जिससे बार बार गलत हो रहे हैं उस पर गोला लगा लीजिए। दोस्तों तबीयत डाउन होने के कारण वीडियो के बीच में आपको कट देखने को मिलेंगे। वीडियो को कट किया जाएगा, बीच में पुश करके वापस स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा वीडियो को रोका गया है। थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है, तबीयत डाउन हो गई, इसके कारण से ये हो रहा है। नो टेंशन बने रहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सही है, आपके एकदम करेक्ट टॉपिक क्लियर है, उसको चेंज कीजिए, और जो बार बार गलत हो रहे हैं हमेशा उनको गोला लगा लीजिए। अब दोस्तों आपके पास जो भी किताब है, किताब कौन सी है, बहुत से सवाल ये भी आए हैं, किताब कौन सी पढ़े, क्या पढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि दोस्तों किताब मायने नहीं रखती। यदि आपके कोई टॉपिक क्लियर हो रहा है, किताब कोई सी भी हो, यदि वो मिश्रा पब्लिकेशन हो, साफल्यम हो, सिकवाल हो, लक्ष्य हो, कोई सी भी किताब हो, यदि आपको उस किताब से टॉपिक क्लियर हो रहा है तो मायने नहीं रखता कि किससे क्या सवाल आएगा। संस्कृत व्याकरण में ये मायने नहीं रखता कि किस किताब से सवाल आएगा, मायने ये रखता है कि किस किताब से आपकी ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो चाहे कोई सी भी किताब हो,
तो वो किताब से यदि आपके समझ में आ रहा है तो उस किताब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें एक विशेष किताब की कि क्या हमारे लिए सरल व्याकरण में हो, जिसमें सरल माध्यम में हो, जो हमने आज तक संस्कृत नहीं पढ़ी उनके भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत के लिए साफल्यम पढ़ रहे हैं, उनको साफल्यम बहुत अच्छी लगती है, और मेरे जैसे जो हैं वो आज तक मिश्रा पब्लिकेशन के अलावा पढ़ी नहीं है। मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मिश्रा पब्लिकेशन के अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। और बहुत से ऐसे बहुत अच्छी किताब है, साफल्यम भी बहुत अच्छी किताब है, मिश्रा पब्लिकेशन की भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन साफल्यम का लेवल जो है वो आप जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, और मिश्रा पब्लिकेशन का लेवल एकदम सरल है। जो भी आप गाइड पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। यदि आपके पास मिश्रा पब्लिकेशन है तो बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा जो भी किताब आपके पास है और उसे समझ में आ रहा है तो वही पढ़िए। अब दोस्तों एक बात और कि जो टॉपिक आपके एकदम क्लियर हैं उनको एकदम फास्ट रिवीजन करते जाना है। हमेशा टाइम टेबल के आधार पर पढ़नी है। अब भी कह रहा हूँ, जो भी आपके 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, 3 घंटे मनोविज्ञान, 2 घंटे हिंदी, 2-3 घंटे संस्कृत, 4 घंटे जीके, जो भी आपके सब्जेक्ट है, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइए हमेशा का, और उस आधार पर पढ़ते जाना है। जैसे आपने टाइम टेबल सेट कर लिया है कि शाम को 3 से 6 बजे तक मुझे संस्कृत पढ़नी है, शाम को 3 से 6 बजे तक संस्कृत पढ़नी है, उस 3 घंटे में आपको हमेशा संस्कृत पढ़ते जाना है। उस रिविजन में हमेशा आपको ऐसा करना है कि 1.5 घंटा जो है, 2 घंटे जो है, उसमें तो जो मेरा रिवीजन चल रहा है, टॉपिक 1 स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 जो भी हमारा टॉपिक है पूरे हुए वापस 1 पर, चाहे जो भी। अब वो आप बात करते हैं सिलेबस में, जो हमने बात की थी कि जो टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो रहे हैं, एकदम साफ समझ में आ गए हैं कि एकदम साफ हो गए, मेरे सब एकदम क्लियर हो गया, कहीं पर भी सवाल गलत नहीं हो रहे हैं, उस टॉपिक को एकदम फास्ट रिविजन कर सकते हैं। छोड़ना नहीं है, रिविजन उसको भी करना है। मैं पूरी बातें करूंगा, आपके जो सवाल आए हैं, शब्दरूप, धातुरूप, कारक, अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, सभी बातें, और कौन से टॉपिक हम ज्यादा पढ़े जहां से 100% आएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है और सवाल आने व्याकरण के 15 है, वो बात भी करेंगे। तो जो टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ गया उसको तो बार बार एकदम फास्ट रिविजन करते जाना है। लेकिन जो क्लियर नहीं है, आधा 50% क्लियर है, और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हमारे नील हैं, एकदम मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, 5-10% समझ में आया हुआ है, तो उनको विशेष उस 3 घंटे में आपको विशेष रूप से उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। जो आप 1 घंटे में तो फटाफट रिवीजन करते जाना, और जो 2 घंटा बचे उसमें उन्हीं टॉपिक को तैयार करना है जो तैयार नहीं है। तो वो बातें करेंगे कैसे तैयार करना है। ये बात तो हो गई है कि कहाँ पे पढ़े, क्या पढ़े, किताबें जो समझ में आ रही है वही पढ़नी है। शिक्षण वीडियो की भी आराम से बात करेंगे, निश्चित रहिए। पूरे वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बनने दीजिए आज। उसके बाद में एक छोटी सी बात और करेंगे। बहुत से कमेंट आ रहे हैं, आपके कमेंट में नाम नहीं लूंगा, जो भी कमेंट्स आए हैं, ठीक है, वो सीधे मैं बात यहाँ पे ले रहा हूँ आपके कमेंट के माध्यम से ही कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं संस्कृत व्याकरण में, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण में कम से कम आप टॉपिक मानकर चले, हमारे जो बिंदु हैं, प्रकरण हैं, वो इस प्रकार से जैसे आपके है महेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, अशुद्धि संशोधन, उच्चारण स्थान, वाच्य है, सुक्तियाँ है। इस प्रकार से लगभग आपके 20+ टॉपिक है। कितने हैं? 20-22 टॉपिक, 23 टॉपिक हैं। अब लेकिन उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसे 100% प्रश्न आएंगे? दोस्तों अब बताऊं, 15 प्रश्न आने हैं संस्कृत व्याकरण के। कितने प्रश्न आने हैं? 15 प्रश्न में 2 तो आएंगे गद्यांश या पद्यांश, वो आपको पता है, 2 गद्यांश आने हैं। उसमें से 2 गद्यांश जो आएंगे पहले वाले, उसमें से 5 सवाल आने हैं, तो उनमें तो हो गए आपके 10 नंबर। कितने हो गए? 10 नंबर। और जो नीचे के सवाल आएंगे 5, उनमें आएंगे 5 अंक के 5 प्रश्न। तो वो 5 प्रश्न कहाँ से आएंगे वो क्लियर कर दूं मैं आपको। ये जो 5 टॉपिक हैं, अनुवाद, उच्चारण स्थान, वाच्य, अशुद्धि संशोधन और सूक्तियां, इन सभी से एक सवाल फिक्स है। यहाँ पे आपको ये 10 नंबर जो हैं, इनके लिए कम से कम 18-20 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 18-20। सभी को तैयार भी करने, ये नहीं छोड़ना किसी को भी नहीं है, हमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। तो 18 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, 17 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, 20 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इन 10 नंबरों के लिए। कितने नंबरों के लिए? 10 नंबरों के लिए। जो भी आपके टॉपिक बचे हैं, संधि, समास, कारक, जो भी ऊपर वाले, वो सभी इन 10 नंबरों के आएंगे। लेकिन ये जो 5 टॉपिक हैं, ये आपके इनमें से 5 नंबर के आ जाएंगे, 5 प्रश्न। तो ये टॉपिक आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये जो आपने कमेंट किए थे, 3-4 कमेंट आ गए, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। रामकर्ण जी ने कमेंट किया था, एक जो नाम किया मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पे कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये 5 टॉपिक है, आपको विशेष रूप से तैयार करने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि दोस्तों आपको यूट्यूब पर ज़्यादा देखना है, किताब से ज़्यादा देखना है, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है, मॉडल पेपर देने हैं, क्या देना है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, आपके पास जो किताब है,
जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं पहले उस किताब से पढ़िए, पहले उस किताब से पढ़िए। जो टॉपिक आपके किताब से क्लियर हो रहे हैं उसके वीडियो कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपकी किताब से क्लियर हो रहे हैं कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है, उन्हीं किताब से आपको बार बार रिवीजन करते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखिए, खुद उदाहरण मिलाइए, उनके प्रश्न मिलाइए, तभी आपके क्लियर होगा। जितने उदाहरण मिलाएंगे आपके उतना ही क्लियर होगा। सबसे बड़ा तरीका मैं बता दूं आपको संस्कृत व्याकरण के लिए, आप हर जैसे संधि पढ़ रहे हैं तो एक संधि का आप एक उदाहरण रट लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, नियम अपने आप याद हो जाएगा, पूरी संधि अपने आप याद हो जाएगी। जैसे बात करते हैं गुण संधि की, तो आपने नाम याद कर लिया, जैसे रमेश, क्या नाम याद किया? रमेश। अब रमेश का आपको संधि उचित आता है रमादन ईस, तो इसका पूरा आपको नियम आता है। क्या आता है? नियम। रमादन ईस आता है तो क्या हो गया कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या है? ई या ई है तो उसका क्या हो गया? ए हो गया। तो ए या आ के बाद में ई उ री इस प्रकार से हो तो क्या होगा? गुण संधि होगी। तो आप इस एक उदाहरण के माध्यम से पूरी संधि याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी एक तरीका है अपना अलग अलग। तो बात करते हैं जो टॉपिक आपकी किताब से समझ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मिलाइए, यही एक सबसे अच्छा तरीका है। उनको वीडियो बार बार कहीं पे भी देखने की, कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं बनती है। एक बात हो गई है। अब बात मैं करूँगा आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, उन कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और कमेंट्स के माध्यम से हम ये कारक जो भी आपके हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं कमेंट लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीजेंड अभी भाई, उन्होंने अभी भी कमेंट किया है, जस्ट कैसे शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, ये अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं अभी भाई जी कि आपको सबसे पहले जो भी आपके पास किताब है, जो जो टॉपिक आपको उस किताब से क्लियर हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको अलग कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जो टॉपिक आपके समझ में किताब से नहीं आ रहे हैं उसका मैं अलग, पता नहीं मेरे को बड़ी क्लास से मैं आपको नहीं बताता, लेकिन आपको यूट्यूब पर सर्च करा सकते हैं कि संस्कृत बाई राम सर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 50 वीडियो की। अब उस वीडियो से मैं विश्वास दिलाता हूँ 15-20 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा भी आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला, एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, सारांश क्या है। वो टॉपिक आप देखने के बाद उदाहरण देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। तो शुरुआत आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्रीम कैचर, जयपुर से ड्रीम कैचर, वो कह रहे हैं कि पूरी संस्कृत आप ही से पढ़ी है, थैंक्स अलॉट। बिल्कुल, आपके जो इस प्रकार से कमेंट्स आते हैं मुझे और मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और करूं, आपका साथ इसी प्रकार बना रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस प्रकार के कमेंट आपने आकर यहाँ पे किया। बहुत से कमेंट आ गए हैं, 100, 150, 200 कमेंट आपके इस प्रकार से आ चुके हैं। नवरंग जी सैनी मेरे परम मित्र भी हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, और रामकरण जी दुधवाल रॉयल जाट वो भी यहाँ पे आए हैं। उन दोनों ने कमेंट किया है और मैं दोनों कमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है दोनों की, और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी कलम अपनी आवाज़ की ओर से कि आप सभी अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में सफल हो। आपके नवरंग जी सैनी कह रहे हैं कि आपके वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है सर, बहुत सुधार हुआ, धन्यवाद। रामकरण जी, सर संस्कृत में किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें कि अच्छे नंबर आ सके, बताओ प्लीज़। संस्कृत में किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें? बिल्कुल, देखिए ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं, 5 टॉपिक ये जो हैं, इन 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आपके बन जाएगा। और ये जो आपके 15, 18, 20 टॉपिक हैं, इनसे आपके 10 प्रश्न बनने हैं, और यहाँ पे 5 टॉपिक से 5 प्रश्न बनने हैं। और वैसे सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, कोई सा भी टॉपिक कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, लेवल आपके 12वीं तक का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद करते शिक्षण विधि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। शिक्षण विधि की बात करें तो दोस्तों कैसे पढ़े और कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, इसके लिए मैं बता दूं संस्कृत शिक्षण विधि के लिए 2 किताबें यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप दोनों को मिक्स में आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी है संस्कृत मिश्रा पब्लिकेशन जो है, इसमें शिक्षण विधि दी हुई है, एक तो वो पढ़ी है। उसके अलावा दोस्तों एक आती है मंगल्स की, मंगल सर कहती है इसके मंगल की, बहुत अच्छी शिक्षण विधि के लिए किताब है, यकीन मानिए बहुत ही सरल माध्यम और अच्छा माध्यम है, रीड के लेवल का है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी दी हुई है वहाँ पे। तो आप उन दोनों में से कोई सी भी आपके पास उपलब्ध हो, मंगल्स की हो या आपके पास मिश्रा पब्लिकेशन की हो, मैं अलग बहुत सी किताबें हैं जहाँ पे आपके समझ में आती होगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको जहाँ पर भी अच्छे लगे वो आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत शिक्षण विधि की हमारे यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, बांसवाड़ा से आए प्रदीप जी सर, वो वहाँ पे बांसवाड़ा क्लासेज में आपको क्लासें लेते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पे वो हमारी उपलब्ध कराई, आपको आपने देखी भी होगी, संस्कृत टीचिंग मेथड बाय प्रदीप सर, आप सर्च करा सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा पहले कमेंट में। तो निश्चित रूप से आपके आराम से समय भी वहाँ पे भी आएगी। शिक्षण विधि कैसे पढ़ें दोस्तों, तो आपको करना क्या है, एक रफ रजिस्टर जो आपके पास है उसमें जो शिक्षण विधि, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक शिक्षण विधि ले ली आपने, शिक्षण विधि ले ली, शिक्षण विधि में एक शिक्षण विधि का नाम लिखा,
उसके अंदर उस शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, उस शिक्षण में मुख्य बात क्या है, केवल एक लाइन में आप उतारिए उस शिक्षण विधि का नाम, प्रतिपादक जो भी है, और उसमें एक लाइन में आप लिख लीजिए इसके मुख्य बात ये है, इसकी मुख्य बात ये। एक केवल 2 लाइनों के अंदर आपके एक शिक्षण विधि तैयार हो जाएगी। इस प्रकार से आपको केवल 2 पेज जब आप बनाते हैं, केवल 2 पेज आप बनाते हैं तो पूरी शिक्षण विधियां तैयार हो सकती है। ये मेरा विश्वास है। यदि वो 2 पेज यदि आपने 5-7 बार रिपीट कर लिए, शिक्षण विधियों से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यही एक तरीका है शिक्षण विधियों का, यही एक तरीका है आपके शब्दरूप, यही एक तरीका है धातुरूप का। निश्चित रूप से मान के चलिए, लिखने से आपको जितना क्लियर होता है, कहीं से किसी भी प्रकार भी आप वीडियो देख लो और देख लो, क्लियर नहीं होगा। तो आपको शिक्षण विधियों के लिए आपके जो अभिभाषक कौशल हैं उसका एक चार्ट बनाइए, उस प्रकार से अलग अलग तरीका सबका, उस प्रकार से भी आप तैयार कर सकते हैं। अगले कमेंट की ओर बात करेंगे। सुमित्रा कुमारी जी, सुमित्रा जी ने कमेंट किया है, सर आपकी क्लास मेरे तो बहुत हेल्पफुल रही है, 25-26 लगभग सही हो रहे हैं, 28 के आसपास सही हो, तरीका बताना प्लीज। देखिए 28 मतलब आप यही मान के चलिए कि आपको 100% नंबर बनाने हैं, 30 में से 30 आपके सवाल सही होने चाहिए। ये आप जो आपका जो हौसला है 25-26 का, ये आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि 28 कैसे बनाए, नहीं आप ये पूछिए 30 कैसे बनाए। आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए जो बार बार आपके जो 4 सवाल गलत हो रहे हैं, आपके जो भी टॉपिक है वो 4 सवाल आपके जो गलत हो रहे हैं जिस टॉपिक से हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको बार बार पकड़ना है, इस प्रकार से तैयार करने हैं कि कहाँ से भी आ जाए, इनसे भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपको जो तरीका बताए हैं वो आप अपना सकते हैं। जो किताबें आपके पास उपलब्ध है उनसे देखिए, आपके जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं बार बार, उनके वीडियो देखिए। आपके पास जो किताब है वो सबसे बेस्ट बता दूं मैं आपके लिए कि आपके पास आरबीएससी कक्षा 6 से लेकर 8-10 की जो किताबें हैं संस्कृत की, या आपके पास कोई बच्चा पढ़ रहा है 6 से 10 की, तो उसके बाद संजीव पासबुक जो है, हर पार्ट के अंदर एक टॉपिक विशेष दिया हुआ है। इस हर पाठ के अंदर किसी पाठ में संधि है, किसी पाठ में कारक है, किसी पाठ में समास है। उनसे भी आप जो उदाहरण है वो मिलाइए, उदाहरण आपको ऐसे कैसे, उस गद्यांश आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। अगला कमेंट लेते हैं हम रिया स्वामी जी। अगला कमेंट है रिया स्वामी जी, लिखते हैं, सर कारक विभक्ति नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, प्लीज हेल्प। कारक और विभक्ति, तो मैंने इसीलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये केवल कारक विभक्ति शब्दरूप, इन सभी की बात आराम से करेंगे। बहुत से कमेंट आ चुके हैं शब्दरूप को लेकर, कारक को लेकर, आपके धातुरूप को लेकर, और विशेष रूप से अशुद्धि संशोधन अनुवाद, विशेष रूप से कारक और विभक्ति अनुवाद, इनको लेकर कमेंट आए हैं। ट्रंप ने लिखा है, ट्रंप जी आ गए हमारे कमेंट में। ट्रंप जी ने क्या लिखा है, सर शब्दरूप कौन कौन से याद करें, 20 नंबर बनते हैं। ट्रंप जी आपका स्वागत है। देखिए और भी कमेंट जैसे आए हैं मैं आपको बता दूं। भागीचंद जी ने भी ये शब्दरूप धातुरूप के बारे में विशेष रूप से लिखा है, वाच्य के बारे में भी लिखा है। अनूप कुंवर जी थैंक यू सर, 20 से 25 सही हो रहे हैं, शब्दरूप याद नहीं होते। अनीता गुजर जी, देखिए बात करते हैं, आपने जो कमेंट किया है कारक शब्दरूप के बारे में, तो उनकी पूरी जो आपके अनुवाद को लेकर है, आपके शब्दरूप कारक जो भी आपकी कंफ्यूज है वो 5 मिनट के अंदर क्लियर करते हैं। वो अलग क्लासें भी लगा देंगे, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो भी हैं आप आराम से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण जो भी आपके हैं, ये कारक के नाम लिखे हैं मैंने। संस्कृत में कारक कितने होते हैं तो पूछे तो कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। संबंध कारक नहीं होता है क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए वो बात की है, वो मैंने स्पेशल जो टॉपिक करवाई वहाँ पे बता दी है। बात करते हैं आपके जो कारक शब्दरूप में संबंध जो है, ठीक है, उस संबंध के बारे में आराम से बात करेंगे। देखिए कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। आप शब्दरूप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से आता है शब्दरूप में भी कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो प्रथमा विभक्ति जहाँ पे होती है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक वचन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे क्या है, 3-4 जो भी है वो क्या है, बहुवचन। तो देखिए आप पढ़ते हैं रामय, क्या पढ़ते हैं, रामय, रामौ और रामा। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है, रामय, रामौ, रामा। तो अब इनको तीनों को साथ जोड़ के पढ़ना आपको। आप शब्दरूप पढ़ते हैं तो भी आपके साथ कारक चलना चाहिए, आपके साथ क्या चलना चाहिए, कारक अनुवाद चलना चाहिए। आप पढ़ते हैं रामौ, क्या पढ़ते हैं, रामौ, तो इसका मतलब क्या है, 2 राम, द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है। प्रथमा विभक्ति में हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक होगा, और उसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है
क्या हो जाता है, ने। क्या हो जाता है, ने हो जाता है। तो आप पढ़ते हैं राम है, रामहु रामा, तो एक राम ने, एक वचन है तो एक राम ने, द्विवचन है तो दो राम ने, और बहुवचन है तो बहुत सारे राम ने। हमेशा इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ने होगा। तो एक राम ने, दो राम ने, बहुत सारे राम ने। इस प्रकार से आपके अनुवाद भी क्लियर हो रहा है, उस प्रकार से आपके अशुद्धि संशोधन है तो भी क्लियर हो जाएगा, कारक भी क्लियर होगा और शब्दरूप भी क्लियर होगा। अशुद्धि संशोधन में कैसे पूछेंगे, देखिए अशुद्धि संशोधन में सबसे अच्छा तरीका आपको बात बताऊं मैं, ज्यादातर कहां से पूछते हैं आपने कारक पढ़ा होगा अभितय, द्वितीय विभक्ति होगी, अभितय प्रत्यय समय निक्सहा प्रतियोगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय में अभितय में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। लेकिन आपको वहां पे विभक्ति कौन सी दे देंगे, उस वाक्य देंगे, क्या देंगे, एक वाक्य देंगे, उस वाक्य में नाम होगा अभितय, उस वाक्य में नाम क्या होगा, अभितय होगा। उस अभितय के आगे तृतीय विभक्ति लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जैसे लगा दी वृक्षेन, क्या लगा दी वृक्षेन, क्या हो गया, तृतीय होगी। लेकिन आपको यहाँ पे आपको पढ़ा है कारक, आपको याद रखना है हमेशा, जो नियम है हमेशा याद होना चाहिए कि अभिता आ गया तो कौन सी होगी, हमेशा द्वितीय होगी, और इसका क्या होगा, वृक्षम होगा। तो ये आपके अशुद्धि संशोधन इस प्रकार से पूछेंगे। देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी होती है, तो आपके देने की क्रिया लगा देंगे, लेकिन आपको क्रिया विभक्ति कौन सी दे देंगे, तृतीय दे देंगे, द्वितीय दे देंगे। तो आपको देने के अर्थ में हमेशा कौन सी लगानी है, चतुर्थी लगानी है। अंग विकार के योग में तृतीय आती है हमेशा, लेकिन आपको दे देंगे विभक्ति कौन सी, द्वितीय दे देंगे, चतुर्थी दे देंगे, पंचमी दे देंगे, लेकिन आपको करनी कौन सी, हमेशा तृतीय करनी है। अलग होने के अर्थ में पंचमी, इस प्रकार से जो आपको पता है, जो भी आपके क्लियर हो रहा है, मैं बताऊं आपको, जैसे अधिश तसंग कर्म है, जो भी आपकी विभक्ति है, जो विशेष नियम है कारक के अंदर, उन कारक के नियमों को भी आपको जिस प्रकार से मैंने शिक्षण वीडियो का बताया था कि एक पन्ना है, एक पेज है, इसमें तैयार करना है कि द्वितीय विभक्ति में विशेष नियम कौन कौन से हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति लिखा यहाँ पे, अभिता प्रत्यय समय निक्सा, अधिश तसाम कर्म, उपान वद्यांग वसय, जो भी आपके हैं वो वहाँ पे आप लिखिए, और आपके एक पेज में एक कारक क्लियर हो जाएगा, एक पेज में आपके उसी के साथ अनुवाद क्लियर हो जाएगा, उसी के साथ आपके अशुद्धि संशोधन क्लियर हो जाएगा, और साथ में शब्द रूप भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक पेज में हमेशा एक या दो पेज लास्ट होंगे, आप एक पेज में शायद हो आराम से हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, एक पेज में तृतीय विभक्ति, इस प्रकार से विशेष नियम लिखना है। अब बात करते हैं इसी प्रकार, ये तो बात होगी प्रथमा विभक्ति की। अगली बात, जैसे कर्म की बात करते हैं, तो कर्म का मतलब क्या होता है, हमेशा को, द्वितीय विभक्ति है। और हम जब राम शब्द पढ़ते हैं या लता शब्द पढ़ते हैं, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बीच में जो कमेंट आए हैं कि कौन कौन से शब्द रूप याद करें, बहुत से कमेंट आ गए, शब्द इससे कमेंट आ गए, लगभग 20 कमेंट ऐसे आ गए हैं कि कौन कौन से मुख्य शब्द रूप हैं जो याद करें। तो दोस्तों वैसे तो मैं बता दूं, जो हमारे सिलेबस में वो सभी आएंगे, कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन एक तरीका हो सकता है कि कैसे याद करें। तो मैंने शब्द रूप के लिए विशेष वीडियो आपके लिए बनाया है, आप YouTube पर सर्च कराइए, देखिए, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत बाई राम सर, क्या बनी हुई है, संस्कृत बाई राम सर, आपको YouTube पर सर्च कराना है। उस टॉपिक को जो आप लिस्ट आती है आपके सामने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, इस प्रकार से वीडियो आएंगे। आप जब सर्च करते हैं 50 वीडियो में, तो बीच में आपके 15-20 मिनट जो 15-20 नंबर का जो वीडियो है, वहाँ पे आपको शब्द रूप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, शब्द रूप, वहीं पे आपको धातु रूप मिल जाएगा। अलग अलग टॉपिक विशेष रूप से मैंने तैयार करवाए हैं, आप निश्चित रूप से मानकर चलिए एकदम क्लियर हो जाएगा, चाहे शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, चाहे पढ़ते हो, आराम से क्लियर होगा। बात करते हैं कौन से पढ़ें, कौन से याद करें, तो आपको जितने याद होते हैं वो कर लीजिए, लेकिन एक तरीका होता है कि कैसे करें। यदि आपको राम शब्द आते हैं, यदि आपको लता शब्द आते हैं, यदि आपको फल शब्द आते हैं, इन 3 आते हैं, या आपको एक वधु शब्द मान लीजिए, नदी शब्द मान लीजिए, स्त्री इकारांत जो भी है, वो 4 या 5 आपने अच्छे से याद कर लिए, उन 4-5 के आधार पर आप 20-25 याद कर सकते हैं। वो कैसे याद कर सकते हैं, आप वो वीडियो में जाकर देखिए कि संस्कृत बाई राम सर में जो शब्द रूप विशेष वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पे देखिए, धातु रूप जो बनाया हुआ है वहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमें याद करना है। तो याद सभी करना है, लेकिन कैसे करना है वो एक तरीका हो सकता है कि हम 5-4 शब्द रूप याद करें, और हम आराम से एक तरीका अंदाज लगाकर पता लगा सकते हैं कि इसमें विभक्ति कौन सी है। यह आपके जो गद्यांश दिया हुआ आता है, प्रश्न हमेशा किस में आएंगे, गद्यांश में आएंगे। तो गद्यांश में आपके उस वाक्य में कौन सी विभक्ति आ सकती है, उस वाक्य को पकड़िए, उस वाक्य जो किस प्रकार का है, कौन सी विभक्ति वहां पे दी है, वहां पे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है। वाक्य के आधार पर भी पता लगा सकते हैं गद्यांश को देखकर। वो बात अलग हो गई। यहाँ पे बात करते हैं कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे दोस्तों आप जहाँ यहाँ पे पढ़ते हैं रामम, रामऊ, रामान, क्या पढ़ते हैं, रामम, रामऊ, रामान। तो यहाँ पे देखिए, आप जब पढ़ते हैं शब्द रूप याद करते हैं, लताम, लते, लता, फलम, फले, फलानी, द्वितीय विभक्ति के जो भी रूप पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, हमेशा को। एक राम को,
दो राम को, बहुत सारे राम को। शब्द रूप में भी यही याद रखनी है। कारक में आपको पता होना चाहिए कि आप कर्म कारक पढ़ते हैं तो इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी, और ये जो 2 नंबर के हम जो शब्द रूप पढ़ते हैं वो किस में होता है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के अंदर होता है। तो उस प्रकार से राम शब्द पढ़ो, चाहे लता शब्द पढ़ो, चाहे फल शब्द पढ़ो, चाहे बालक पढ़ो, चाहे गुरु पढ़ो, चाहे पत्नी पढ़ो, जो भी पढ़ो उसका मतलब क्या होता है, को। राम को, दो राम को, बहुत सारे राम को, इस प्रकार से। करण से तो एक राम से रामेण, रामाभ्याम रामई। तो एक राम से, दो राम से, बहुत सारे राम से, राम के द्वारा, राम के द्वारा, बहुत सारे राम के द्वारा। इस प्रकार से आप याद कर। एक तरीका बताया है, आपके अनुवाद आपको एकदम अच्छे से याद होगा। विभक्ति का आधार पर आप बता सकते हैं इसका अनुवाद क्या होगा, इसमें अशुद्धि संशोधन क्या हो सकता है, वो भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे आप बात करें अपदान की, से अलग है पंचमी, तो रामात, रामाभ्याम और रामेभे, रामात रामाभ्याम रामेभे। इसका मतलब क्या होगा, एक राम से अलग होने के अर्थ में। एक राम से अलग हो रहे हैं, वहां पे होगा रामात। दो राम से अलग हो रहे हैं, वहां पे होगा रामाभ्याम। बहुत सारे राम से अलग हो रहे हैं, वहां पे क्या होगा, रामेभे। इस प्रकार से संबंध होगा तो रामस्य, इसका होगा, इसका क्या होगा, एक राम का, रामस्य रामयो रामानाम। तो एक राम का, दो राम का और बहुत सारे राम का के की। इस प्रकार से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। एक तरीका बताइए, इस प्रकार से चतुर्थी हो सकती है, इसी प्रकार से सप्तमी हो सकती है। लेकिन आपको एक याद करने का जो तरीका है कि हमेशा आप जब राम शब्द पढ़ते हैं तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, कर्ता में इसका हिंदी अर्थ हमेशा नहीं होगा, इसका को होगा, इससे होगा। बात ये कि कारक और शब्दरूप को आपको हमेशा जोड़ कर चलना है, कारक और शब्दरूप को हमेशा जोड़ कर चलना है। इसी प्रकार आप धातुरूप ले लीजिए, इसी प्रकार आप धातुरूप ले लीजिए। एक उदाहरण दूं आपको, आप संधि जो आप अनुवाद करते हैं संस्कृत का, आराम से आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। मैं वीडियो को एक बार पुश करता हूं, आपको वापस स्टार्ट करके बताता हूं। अब आपके सामने पेश है धातुरूप विशेष, और यहाँ पे है सर्वनाम। यहाँ पे ये कर्ता है और ये क्रिया है। ये क्या है, ये कर्ता है और ये क्रिया है। स यानी वह, तो यानी वे दोनों वे सब, वह वे दोनों वे सब, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, मैं हम दोनों हम सब। इस प्रकार से सर्वनाम है और ये करता है। यहाँ पे पढ़ती यानी पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है आप समझिए। हिंदी अनुवाद का तरीका क्या है कि एक नंबर का करता है तो एक नंबर की क्रिया आएगी। यहाँ पे है स का मतलब क्या होता है, वह। स के साथ हमेशा पढ़ते आएगा, वह पढ़ता है, तो स एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया आएगी। प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। प्रथम पुरुष का एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, एक नंबर के साथ एक नंबर, दो नंबर के साथ दो नंबर, तीन नंबर के साथ तीन नंबर। हमेशा यही आएगा। किसी भी किताब में देख लेना, कहीं पर भी उदाहरण देख लेना। हिंदी अनुवाद कैसे करें तो हमेशा करना क्या है, तुम, हमें पढ़ना है कि तुम पढ़ते हो। इसका संस्कृत क्या होगा, तुम लिखते हो। ये तो आपको पता है कि धातु को हमेशा लगभग सेम चलती है। ये धातुएं पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, लिखती लिखता लिखंती, क्रीडती क्रीडता क्रीडंती, इस प्रकार से गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अनुवाद करना है। इसका संस्कृत बनाने की वह पढ़ता है, इसका क्या होगा तो हमेशा ये तो याद करने होंगे। स तौते तुम यम यम अहम अवाम वयम। तो स तौते, स का मतलब क्या होता है वह, तो वह पढ़ता है तो क्या होगा स का स, और वह पढ़ता है तो एक नंबर के साथ एक नंबर लगा दो, पढ़ती, वह पढ़ता है। अब बात करें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मैं का संस्कृत क्या हो गया अहम, और पढ़ता हूँ का क्या हो गया 7 नंबर है, एक वचन एक वचन, उत्तम पुरुष तो एक उत्तम पुरुष, 7 नंबर क्या हो गया पठामी। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामे, 9 नंबर के साथ 9 नंबर की क्रिया। इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी बनाए, तो हमेशा याद रखना है जिस वचन जिस पुरुष का करता होगा उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया हो जाएगी। और इस प्रकार से मैंने जो बताया है कारक और शब्दरूप को लेकर, आपको हमेशा दोनों के साथ एक उदाहरण बताया है मैंने, किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, शिक्षण विधि तैयार कर सकते हैं, शब्दरूप तैयार कर सकते हैं, आपके जो कारक है वो तैयार कर सकते हैं। कारक किस प्रकार से, एक पेज में कारक का नाम लिखा, उसके जो मुख्य विशेषताएं क्या है कि अभिता परिता के योग में हमेशा इस प्रकार से होगा, अधिक के साथ व्यवस्था तो हो जाए तो हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। इस प्रकार से जो जो आपके हैं उपान वद्यांग वसय जो भी आपके हैं वो इसमें द्वितीय विभक्ति होनी है। ये नांग विकार है, इसमें तृतीय होगी तो तृतीय विभक्ति का एक पेज तैयार कर लीजिए।
आपके सहयुक्ति या प्रधान सहायक योग में आपकी तृतीय विभक्ति होगी। इस प्रकार से आप एक पेज में एक जो विभक्ति है, कारक है, वो तैयार कर सकते हैं। और हमेशा कारक और शब्दरूप को साथ लेकर चलना है। और बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि शब्दरूप को कौन कौन से मुख्य हैं। तो लगभग सभी मुख्य हैं जो हमारे सिलेबस में है, लेकिन आपको कैसे तैयार करना है, आपको 5-7 शब्दरूप याद करना है, उसके बाद ज़्यादा याद नहीं करना है। और वो आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से तैयार करना है। और जो भी टॉपिक में आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो 50 टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं, उनमें से यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या आपके ऐसा कोई टॉपिक है जो कितनी बार आपने किताब में पढ़ लिया, वो समझ में नहीं आया है, तो आप एक बार कमेंट करना। एक विशेष वीडियो आपके लिए उस टॉपिक का बनाया जाएगा और रामबाण होगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, आराम से समझ में भी आएगा। ये मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से मानकर चलिए, आपका विश्वास इसी प्रकार बना रहे। आपके जो भी कोई प्रश्न रह गए, बहुत से प्रश्न आ गए हैं, किसी का प्रश्न नहीं लिया है, किसी की राय नहीं ली है, बहुत अच्छे कमेंट सभी ने किए हैं कि आपके वो वीडियो समझ में आ रहे हैं। आपको धन्यवाद नहीं दिया है तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों निश्चित रूप से मानकर चलिए, यदि आपके 20+ 1 मिनट और विशेष रूप से, हाँ, जिन्होंने बताया था कि मेरे 18-20 सही हो रहे हैं और मैं साफल्यम की टेस्ट सीरीज दे रही हूँ। कमेंट नाम क्या था उसका मैं देकर आपको यहाँ पे लिख दूंगा, नाम था वो पता नहीं, लेकिन उसने क्या कहा कि 18-20 नंबर बन रहे हैं और साफल्यम की टेस्ट सीरीज दे रही हूँ। तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, यदि आप साफल्यम की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपके 20+ बन रहे हैं, तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। 20 या 20+ बन रहे हैं, 20-22 नंबर बन रहे हैं, तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। क्योंकि साफल्यम लोकेश जी शर्मा ने खुद ने बताया है कि आपके यदि 20+, 22+ बन रहे हैं, 20-22 बन रहे हैं, तो आप रीट के एग्जाम में 25+ आराम से सही करोगे। क्योंकि उसका लेवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेवल जो साफल्यम का है, उस साफल्यम के लेवल को देखकर आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो तैयारी इस प्रकार से करा रहे हैं, क्योंकि वो आपके फायदे की बात है। किसी भी प्रकार से कोई टॉपिक रहने चाहिए, इस प्रकार से वो लेवल थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं, तो वो घबराने की बात नहीं है। यदि आपके 20+ बन रहे हैं तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब आपको मैंने जो बता दिया, सबसे पहले प्रारंभ में बताया था कि कौन से टॉपिक से बार बार गलत हो रहे हैं कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन हमेशा चलाना रिवीजन सबका बार बार है। और दोस्तों वैसे कुछ कमी रह गई हो वीडियो में, तो हम वापस आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। किसी का टॉपिक का कमेंट नहीं लिया तो आप क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और दोस्तों मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, संस्कृत की गारंटी मेरी, आपके जो टॉपिक के लिए नहीं, एक विशेष रूप छंद और अलंकार कमेंट हर टॉपिक हर वीडियो में आते हैं, छंद अलंकार तैयार करवा दीजिए। तो मैंने इसलिए तैयार नहीं करवाई कि छंद अलंकार ऐसे हैं जो आप कहीं से भी है, जो भी आपके पास किताब है उसमें साफ लिखा है कि ये टॉपिक में यदि ये होता है तो ये अलंकार होगा, इस प्रकार से ये गण होते हैं, ये मात्रा होती है तो ये छंद होगा, ये क्लियर है। लेकिन आप कहें तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको क्लियर भी करवा सकता हूँ। एक वीडियो उपलब्ध है, एक छंद का एक अलंकार का क्लियर करवा दूंगा, वो भी आपके लिए निश्चिंत रूप से मानकर चलिए। आपके यहाँ पर संस्कृत टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, वो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होने के कारण कारक का टॉपिक नहीं कर पाए हम। कारक हमारा वीडियो लगभग तैयार है, अपलोड करने की देरी है, वो आपके कल या परसों आपको कारक की टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। निश्चित रूप से मानकर चलिए। हमारी अभी यहाँ पे चल रही है, आपको पता होगा, नाटक की शिक्षण विधियाँ। क्या चल रही है? नाटक की शिक्षण विधियाँ, वो भी आप जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या, सबसे पहले आपको चैनल पर आते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले होम पे आते हैं, साइड में जाते हैं तो क्या होता है, वीडियो, फिर प्लेलिस्ट आती है, फिर आती है कम्युनिटी। तो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहाँ पे आपको मिल जाएगा संस्कृत टीचिंग मेथड बाय प्रदीप सर, संस्कृत बाय राम सर, आपको व्याकरण मिल जाएंगे, संस्कृत टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपके संविधान के जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और आपको आराम से बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो जो टॉपिक बच गए हैं अगले वीडियो में बात कर लेंगे, जो आपके प्रश्न बच गए हैं अगले वीडियो में कभी बनाएंगे, 1-2 दिनों में संस्कृत की एक वीडियो और बना देंगे। अब हम विशेष रूप से संस्कृत के ऊपर फोकस करने वाले हैं। एक भी नंबर आपके कम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से मानकर चलिए, जिस प्रकार से हमारी सहायता होगी हमसे, वो करने के लिए तैयार हैं। समय बहुत कम मिलता है दोस्तों, इसलिए वीडियो बार बार अपलोड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। जितना हो सकता है करेंगे। आप कमेंट कर देना कि किस टॉपिक की आपको चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए तो वो बोल देना, पीडीएफ ज़्यादा चक्कर में न पड़े, आपके पास जो किताबें उनका रिवीजन करें। विशेष रूप से आपके पास जो किताब किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं है तो आप आरबीसी किताब को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम हमारा है अपनी कलम अपने नाम से है। आप संस्कृत की बात कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आरबीसी के जो उदाहरण है वो आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं और आप जो गाइड पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ते जाना है। किसी भी चक्कर में न पढ़े कि नई किताबें खरीद लें और खरीद लें, नहीं खरीदना। जिस टॉपिक जिस किताब से आपके समझ में आ रहा है वही पढ़ते जाएँ, और जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हमें ना आप यूट्यूब पर आइए, संस्कृत में राम सर सर्च कराइए और देखिए, एकदम क्लियर होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो कमेंट रह गए वापस एक बार कहूँगा, कमेंट बहुत सारे आ गए मुझे पता है, सबका नहीं ले पाया। तबीयत डाउन होने की अभी टेबलेट हमारे सामने रखी हुई है, वो लेनी है और सोना है। तो रात के 11:30 11:30 बज चुके हैं, अब टेबलेट लेंगे और सोएंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। आप सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत टेस्ट सीरीज के साथ, और आपके जो टॉपिक आपको क्लियर करवाने हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं।
तो शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।